ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार सर। आई होप रिवीजन आपके एंड पे मस्त चल रहा है एंड सर आप पूरी एनर्जी लगा के पढ़ रहे हो और पूरा फोकस देके पढ़ाई कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो सर। सरकार आइए हम पढ़ते हैं रिफंड्स अंडर जीएसटी चैप्टर नंबर 14, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत ही अच्छा रिवीजन होने वाला आपका इसका। ध्यान से देखिए सर। सबसे पहली बात मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफंड। सर सबसे पहली बात, अगर आपने जीरो रेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत पे टैक्स पे किया है उसका रिफंड। सेकंड, अगर उनके इनपुट्स और इनपुट सर्विस पे टैक्स पे किया और आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया अंडर बॉन्ड या एलयूटी तो सर आईटीसी का रिफंड। देन सर अगर आपने डिम्ड एक्सपोर्ट किया उस सप्लाई पे टैक्स पे किया उसका रिफंड एंड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड। ये रिफंड की डेफिनेशन दे रखी है सर। अब मेन बात पे आइए सर। रिफंड्स ऑफ टैक्स सेक्शन में 54 बोलता है क्या कौन कौन से केसेस में रिफंड मिलता है। सबसे पहली बात, अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज कोई भी गुड्स और सर्विसेज जीरो रेटेड सप्लाई किया, मतलब आपने एक्सपोर्ट किया या एसईजेड की यूनिट डेवलपर को सप्लाई किया, तो ऐसे केस में उस पे आपने अगर आईजीएसटी पे किया तो आईजीएसटी का क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको रिफंड मिल जाएगा। या फिर आपने अगर उस एक्सपोर्ट पर या उस जीरो रेटेड सप्लाई पर आपने बॉन्ड या एलयूटी साइन किया हुआ था और आपने आईटीसी लिया था इनपुट सर्विस का, उसका रिफंड मिल जाएगा। सब कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब सर ये फॉलोइंग दो केसेस है जहां पे अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिलता है। फर्स्ट है क्या जीरो रेटेड सप्लाईज और एक है क्या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब रेस्पेक्टिव टॉपिक आएगा तब। अच्छा ध्यान देना बेटा, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता है अगर आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है इफ दोज आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, या फिर आपने सर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया इन रेस्पेक्ट ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी, तो ऐसे केस में आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलने वाला है। क्लियर, ठीक है। और डिटेल में बात करेंगे जब रेस्पेक्टिव दोनों टॉपिक आएंगे तब। अभी मैंने केवल ये लाइन पढ़ा लिखा है इसलिए बताया आपको। ओके सर, नेक्स्ट आता है क्या किन किन केस में रिफंड मिलता है बेटा। डिम्ड एक्सपोर्ट। डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में चार कैटेगरीज डिफाइन की सेक्शन में 147 में। यहाँ पे या तो सप्लायर रिफंड ले या फिर रेसिपिएंट रिफंड ले। एक बार डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में टैक्स पे करना पड़ता है फिर उसका रिफंड मिलता है। देन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा तो ये अपना वैसे भी ई वॉलेट है, इसमें अगर एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा तो आप कभी भी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिफंड वाउचर, अगर कभी भी एडवांस रिसीट हुआ उसके लिए आपने रिसीट वाउचर इशू किया और सर अगर उस एडवांस में से आपको कोई रिफंड देना पड़ रहा है तो जो रिसीट वाउचर के बेस पे आप टैक्स पे कर चुके थे गवर्नमेंट को, तो जितना रिफंड आप दे रहे हो उतना प्रोपोर्शनेट आपको उतना प्रोपोर्शनेट टैक्स का रिफंड आपको मिल जाएगा। देन अगर आपने सर सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना था जबकि आपने इंटरसेट सप्लाई मानते हुए आईजीएसटी पे कर दिया तो सर क्या करेंगे, ऐसे केस में पहले करेक्ट हेड में टैक्स पे करेंगे और फिर उसका सर जो रॉन्ग हेड में टैक्स पे किया उसका रिफंड लेके आएंगे एंड वाइस वर्सा। सेक्शन नंबर 77 क्लियर। देन अगर फॉरेन टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट को कोई गुड्स आपने सप्लाई किया तो ऐसे केस में उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं, उस पर आईजीएसटी लगता है और फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया से बाहर जाएगा तब वो आईजीएसटी का रिफंड लेके के लिए एलिजिबल है, रिफंड लेगा जो भी गुड्स आउट ऑफ इंडिया ले जा रहा है उसके लिए। सर अगर मान लो किसी केस में आपने टैक्स पे किया हुआ और कोई केस चल रहा था, कोई आपने सर कोर्ट वगैरह में आपने अपील फाइल करी थी, उसका जजमेंट आ गया, डिक्री आ गया, ऑर्डर आ गया, डायरेक्शन आ गया और आप केस जीत गए तो उसके लिए रिफंड आपको मिलेगा। प्रोविजनल असेसमेंट अगर कभी हुआ था, मान लो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ कितने में 1000 में, फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में 700 में, तो ऐसे केस में 300 रुपए का आपको क्या मिलेगा रिफंड। और सर नेक्स्ट क्या यूएन बॉडी, सर यूएन होल्डर्स ने इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका इनको रिफंड मिलता है। तो सर ये सारे प्रोविजन वो थे, ये सारे पॉइंट वो थे जिनके केस में रिफंड मिलता है। अब कैसे मिलता है, कब मिलता है, क्या टाइम लिमिट है, सब कुछ अब बात करने वाले इस चैप्टर के अंदर। सर सबसे पहले टाइम लिमिट विद इन विच रिफंड कैन बी क्लेम्ड। सबसे पहली बात सर रिलेवेंट डेट के 2 साल के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हाँ अगर आप इनपुट टैक्स पीरियड के रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जिस रिलेवेंट पीरियड में, जिस रिलेवेंट टैक्स पीरियड में आपने आईटीसी लिया था जिसके लिए आप एलिजिबल हुए थे रिफंड के लिए, वो टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद कभी भी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो विद इन 2 ईयर्स। ओके, बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम का मतलब ये है कि मान लो सर जरूरी नहीं कि आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज रिफंड के लिए अप्लाई करना है, आप सर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए या पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए या मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के लिए या सर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये वाला हो गया और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ये वाला हो गया, आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सरकार। देन रिलेवेंट डेट का मीनिंग क्या होता है, रिलेवेंट डेट अलग अलग केस में डिफाइन किया। सबसे पहली बात, अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया और अगर बाय सी और बाय एयर अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है तो जिस दिन वो शिप या एयरक्राफ्ट सर लीव करता है, इंडिया से बाहर निकलता है, वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाय लैंड अगर एक्सपोर्ट करते हो तो सर व्हेन द गुड्स पास द फ्रंटियर ऑफ इंडिया एंड बाय पोस्ट अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो जिस दिन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने डिस्पैच किया है गुड्स को वहां से 2 साल के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन केस ऑफ डिम्ड एक्सपोर्ट तो सर डिम्ड एक्सपोर्ट केस में क्या होता है, सप्लायर एक बार गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है फिर सप्लायर रिटर्न फाइल करता है, तो द डेट ऑन विच रिटर्न रिलेटिंग टू डिम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड। अब भले ही रिफंड सप्लायर रिफंड के लिए अप्लाई करा या रेसिपिएंट रिफंड के लिए अप्लाई करा, 2 साल कब से काउंट करेंगे, जिस दिन सप्लायर ने रिटर्न रिलेटिंग टू सच डिम्ड एक्सपोर्ट फाइल किया वहां से 2 साल काउंट करते हैं बेटा। इस पे सर्कुलर भी था, मैं यही बता चुका हूं बेटा। सर्विस अगर आपने एक्सपोर्ट करी तो वहां ध्यान देना बेटा, किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट अगर आपने किया है तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल कब होंगे सर, जब वो सर्विसेज आपने कंप्लीट कर दी, उसका आपने इनवॉइस भी इशू कर दिया प्लस
उसका पेमेंट भी रिसीव हो गया, विच एवर इज लेटर एक तरह से बेटा। क्लियर, वहां से आप काउंट करेंगे क्या सर 2 साल। देन आता है क्या, अगर आपने एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को कोई गुड्स या सर्विस अप्लाई करी तो सर उस पर अगर आपने टैक्स पे किया या उसके आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हो तो ऐसे केस में ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज, उस दिन आपको वहां से 2 साल का रिफंड टाइम काउंट करेंगे। देन अगर कोई जजमेंट वगैरह आया जिसकी वजह से आप रिफंड के लिए एलिजिबल हुए तो जिस दिन वो जजमेंट आपको कम्युनिकेट किया गया वहां से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड फॉर विच यू आर क्लेमिंग द रिफंड क्लेम, तो सर जिस पीरियड के लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पीरियड का सर रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो था वहां से 2 साल के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। देन प्रोविजनल असेसमेंट के केस में जब ड्यूटी का प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उसके बाद जब फाइनल असेसमेंट होने के बाद जब ड्यूटी का एडजस्टमेंट किया वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर सर अदर देन सप्लायर जैसे रेसिपिएंट रिफंड के लिए अप्लाई करा तो जिसने उसने गुड्स या सर्विस और बोथ रिसीव करी वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करो। इन एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स वहां से 2 ईयर के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दीस आर द रिलेवेंट डेट्स। नाउ डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइलिंग द रिफंड क्लेम, हमेशा ध्यान देना इनडायरेक्ट टैक्स में आपको हमेशा 2 तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। फर्स्ट कि सर आपने वो टैक्स पे किया था जिसका रिफंड के लिए आप एलिजिबल हो। सेकंड थिंग, वो टैक्स का बर्डन आपने किसी और को पास ऑन नहीं किया है, यू आर द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, आपने ही बर्डन बोन किया। ये 2 तरह के डॉक्यूमेंट आपको हमेशा सबमिट करने पड़ेंगे। और जीएसटी में अगर आपका जो रिफंड का अमाउंट है इफ दैट अमाउंट इज एक्सीडिंग ₹2 लाख तो ऐसे केस में कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का आपको एक सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा कि साहब इसने बर्डन बोन के आगे शिफ्ट नहीं किया है। पर हाँ सर इन फॉलोइंग केसेस में आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अच्छा हाँ, 2 लाख या 2 लाख से कम का अमाउंट है तो सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, 2 लाख से अबव का अमाउंट है तो सर्टिफिकेट देना पड़ता है सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट का। पर नीदर सर्टिफिकेट नो डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस, जब रिफंड के लिए अप्लाई करो इन फॉलोइंग केस में कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट, अगर आप जीरो डेट सप्लाई के केस में सर आपने टैक्स पे किया उसका रिफंड ले रहे हो या उसके इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे टैक्स पे किया उसका रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर सर जीरो डेट सप्लाई में जो आपने आईटीसी लिया था उसका रिफंड के लिए अप्लाई करो, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड के लिए अप्लाई करो आईटीसी का। बेटा सर अगर आपने कभी भी एडवांस रिसीव हुआ, आपने रिसीट और इश्यू किया, आप रिफंड देने पर रिफंड वाउचर जब इश्यू करो तो उस रिफंड के रेस्पेक्ट में जो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो आईटीसी रिफंड ऑफ टैक्स का जब अप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको कोई सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है। देन सेक्शन में 77 मतलब गलती से सी और एस पे कर दिया जबकि क्या पे करना था आईजीएसटी या वाइस वर्सा, आपको रिफंड के लिए कोई सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं, या फिर गवर्नमेंट जो नोटिफाई कर दे स्पेसिफाई कर दे ट्रांजेक्शंस उन केस में आपको कोई डॉक्यूमेंट कोई सर्टिफिकेट या कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होगी। क्लियर, अच्छा ध्यान देना बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स है ये हमेशा ये पास ऑन हमेशा ये प्रिजम्पशन लिया हुआ है कि सर आपने हमेशा अगर व्हेन टैक्स हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर मतलब रेसिपिएंट से अगर आपने टैक्स लिया है तो ये हमेशा माना जाएगा कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज बीन पास्ड ऑन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज। बेटा क्लियर। और हाँ ध्यान देना बेटा, सर a certificate by a chartered accountant or a cost accountant is not required in case refund is being claimed by unregistered person who has borne the burden of this extra tax। क्लियर। अब इसके बारे में डिटेल्ड सर्कुलर इशू हुआ है जो हम इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। बेटा अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई करा तो क्या करना होगा हम बात करेंगे, पर उसमें सीए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, न ही सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत है। ओके, अब सर अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और उस रिफंड एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी थी तो डिपार्टमेंट आपको डेफिशिएंसी वापस रिटर्न करेगा। अब सुनना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे ये रूल इंसर्ट करके बोल दिया क्या, जिस दिन आपने ओरिजिनल रिफंड की एप्लीकेशन दी थी और जब डिपार्टमेंट ने आपको रिटर्न करी वो एप्लीकेशन डेफिशिएंसी के साथ में कि ये डेफिशिएंसी फुलफिल करिए बेटा, तो दैट टाइम लिमिट विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द टाइम लिमिट ऑफ 2 years फॉर सबमिटिंग द रिफंड एप्लीकेशन। बच्चों क्लियर। सर प्रैक्टिकली इसमें इशू आ रहा था इसलिए डिपार्टमेंट ने ये रूल ऐड किया। आइए बच्चों, फिर विड्रॉल और रिफंड एप्लीकेशन, अगर कभी भी आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और बाद में आपको लगता है कि रिफंड की एप्लीकेशन मुझे विड्रॉ करनी तो आप अप्लाई कर सकते हो, पर ध्यान देना आपको अगर सर रिफंड का ऑर्डर पास हो गया या सर सैंक्शन ऑर्डर पास हो गया या प्रोविजनल सैंक्शन ऑर्डर पास हो गया या फिर रिफंड विथहोल्ड ऑर्डर या नोटिस वगैरह आ गया तो ऐसे केस में रिफंड विड्रॉल एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और हाँ, अगर मान लो आपने रिफंड विड्रॉल के लिए अप्लाई किया और वो मान लो एक्सेप्ट हो गया तो ऐसे केस में अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कोई डेबिट कर देता अमाउंट ड्यू टू दैट रिफंड एप्लीकेशन तो दैट विल बी रिक्रेडिटेड। ओके सर, अब ऑर्डर ऑफ रिफंड, सर ध्यान देना बेटा डिपार्टमेंट को बोला गया कि विदिन 60 डेज 60 डेज के अंदर एसएससी को रिफंड दे देना। क्लियर, नहीं दिया तो 61st डे से क्या लगता है बेटा इंटरेस्ट। अच्छा एक बात ध्यान देना बेटा, इसका मीनिंग क्या है सर, यहां सर्कुलर ने डिफाइन किया कि सर ये 60 डेज के अंदर एसएससी जो रिफंड के लिए एलिजिबल पर्सन है उस पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसा रिफंड हो जाना चाहिए, उसके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए। इसलिए कोशिश करना 45 डेज के अंदर ही रिफंड फाइनल सैंक्शन ऑर्डर इसको पास दे देना और पेमेंट ऑर्डर दे देना इनको, सो दैट 60 डेज के अंदर रिफंड उसके अकाउंट में आ जाए बच्चों। क्लियर, डन। सर अब ध्यान देना बच्चा, सर
अगर आपकी फाइल सीजीएसटी डिपार्टमेंट में है तो आपने सीजीएसटी डिपार्टमेंट में जुरिस्डिक्शनल का ऑफिसर है उसको रिफंड के लिए अप्लाई किया, वो सीजीएसटी और एसीसी दोनों का रिफंड देगा बेटा। हाँ है ना भाई, अलग अलग आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और वही लोग अलग से, वही सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया तो सीजीएसटी एसीसी दोनों का रिफंड मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई किया, आपका जुरिस्डिक्शनल एसजीएसटी डिपार्टमेंट है तो वो सीजीएसटी और एसीसी दोनों का रिफंड देगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर? और फिर गवर्नमेंट आपस में अकाउंट एडजस्टमेंट कर लेगी बच्चों। सर फिर बोलता है क्या, अगर रूल नंबर 92 सब रूल नंबर 1 बोलता है कि अगर आपने कोई रिफंड के लिए अप्लाई किया सर और आपको रिफंड के लिए बनता है तो रिफंड बनता है तो ऐसे केस में आपको रिफंड ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, रिफंड सैंक्शन कर दिया जाएगा। पर हमेशा रिफंड जो दिया जाएगा वो 2 पार्ट में दिया जाएगा, 2 पोर्शन दिया जाएगा। 1 रिफंड अमाउंट रिफंडबल इन कैश, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल देंगे या फिर आपको बैंक अकाउंट में दे देंगे बेटा। और सेकंड है क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। जैसे आपने जब मान लो ₹14 का आपने टैक्स पे किया था गवर्नमेंट को, जिसका आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, और 14 जो आपने पे किया था वो कैसे पे किया था, 10 का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज किया था और बैलेंस 4 पे किया था आपने। तो जब 14 के रिफंड के लिए अप्लाई करोगे और रिफंड मान लो बन रहा है आपको, तो 4 विल बी क्रेडिटेड टू यू बाय कैश एंड 10 विल बी रिफंडेड इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट किया जाएगा बेटा। सर और हाँ सरकार, अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑलरेडी पेंडिंग है तो वो पहले एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका बैलेंस अमाउंट रिफंड करेंगे। क्लियर? पर सर ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट रिक्रेडिट करते हैं बेटा, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा इन 2 फॉलोइंग केस में। फर्स्ट है क्या, जीरो डेट सप्लाई के केस में और डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में पूरा अमाउंट रिफंड मिलेगा। पूरा 14 जो मैंने इस एग्जांपल में दिया, ये पूरा 14 आपको रिफंड दिया जाएगा। ओके सर, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ करते हो, तो ऐसे केस में जब आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया उसका 90% अमाउंट आपको इमीडिएटली प्रोविजनल बेस पे रिफंड मिल जाएगा। क्लियर? डन। अच्छा, जो आईटीसी आपने जीएसटी टू बी मैरी क्रेडिट, उसी का रिफंड मिलेगा अगर आप आईटीसी के रिफंड के लिए अप्लाई करो तो बेटा। क्लियर? 90%। प्रोविजनल आईटीसी का कभी रिफंड मिलता नहीं, वैसे भी प्रोविजनल आईटीसी तो अब फंडा ही खत्म हो गया जीएसटी के अंदर। ओके सर, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट हमेशा पूरे इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पता है बच्चों क्या, कि रिफंड विल बी ग्रांटेड ओनली टू द पर्सन हु हैज बोर्न द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा टैक्सेस। सर पर अगर आपने प्रूव कर दिया कि यू आर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट तो आपको रिफंड मिलेगा, वरना रिफंड कभी नहीं मिलेगा। दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। पर हाँ, ये फॉलोइंग केसेस हमेशा माने जाएंगे कि दीज आर एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, और ऐसे केस में रिफंड मिलता है। ये फॉलोइंग केस कौन कौन से हैं मेरे मालिक? फर्स्ट सर, अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विस और बहुत एक्सपोर्ट किया और उस पर आईजीएसटी पे किया, उसका रिफंड ले रहे हो, या उसके इनपुट सर्विस पे आईटीसी लिया और आपने बोर्ड या एलयूटी साइन करके एक्सपोर्ट किया तो आईटीसी का रिफंड ले रहे हो, वो चलेगा सर। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ जीरो सप्लाईज और एक्यूमुलेटेड आईटीसी इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, देन रिफंड वाउचर, रिसीट वाउचर इशू किया था, बाद में रिफंड दे रहे हो, रिफंड वाउचर। सेक्शन 77 आपको समझ में आ गया होगा कि सर रॉन्ग हेड में टैक्स पे किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना था, आपने आईजीएसटी पे कर दिया या वाइस वर्सा। क्लियर? सर या और कोई पर्सन अगर प्रूव कर दे क्या कि मैंने बर्डन शिफ्ट नहीं किया और बर्डन खुद नहीं बोन किया है, या फिर सर ऐसे कोई एप्लीकेंट जो गवर्नमेंट क्या करते हैं नोटिफाई कर दे, ये सारे केसेस क्या होंगे? एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, और यहाँ पे रिफंड दिया जाएगा हमेशा। ओके नाउ सर, नो रिफंड ऑफ एडवांस टैक्स बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी। सर एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन कराते वक्त एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करते, तो जब तक उन्होंने सर अपने रिटर्न सारे फाइल नहीं कर दिए तब तक उनका अगर मान लो एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ है तो उसका रिफंड कभी भी उनको नहीं मिलेगा। देन विथ होल्डिंग ऑफ रिफंड क्लेम, सरकार अगर डिपार्टमेंट को लगता है क्या सर आपने जो टैक्स पे किया है उसके रिफंड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, सर आपको रिफंड मिलना चाहिए, पर अगर आपका कोई ड्यूज पेंडिंग है, कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टीज वगैरह पेंडिंग है, या कोई केस चल रहा है अभी जो सर पेंडिंग चल रहा है केस, और जहां डिपार्टमेंट लगता है कि यहाँ पे सर हमारा डिमांड बनेगा और यहाँ पे एसएससी भाग जाएगा, तो ऐसे केस में सर डिपार्टमेंट चाहे तो आपका रिफंड क्या कर देगा? विथ होल्ड कर देगा, और विथ होल्ड कर देगा और बोल देगा साहब आपको रिफंड मिलेगा पर बाद में मिलेगा, एक बार केस फाइनल हो जाए आपका डिमांड अगर बनेगा तो वहां से हम एडजस्ट करेंगे और उसके बाद आपको रिफंड दे देंगे बच्चों। क्लियर? पर हाँ, कमिश्नर को लगता है कि सर ठीक है रिफंड दे देना चाहिए, ऐसे केस में एसएससी का बिजनेस एडवर्सली इफेक्ट होगा, तो ऐसे केस में वो रिफंड अलाउ कर सकता है, बात अलग है बच्चों। क्लियर? डन। और हाँ, अगर मान लो आपका रिफंड विथहेल्ड किया और बाद में कल को आप रिफंड के लिए एलिजिबल हुए और आपको रिफंड बाद में दिया गया, तो सर जिस दिन आपने अप्लाई किया था ओरिजिनली रिफंड के लिए उसके 60 डेज में रिफंड नहीं मिला, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली रिफंड विथहेल्ड कर दिया, बाद में रिफंड मिलेगा, तो बाद में जब रिफंड मिलेगा तब 61st डे से आपको इंटरेस्ट मिलेगा @ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड शुड बी ₹1000। सर 1000 रुपए से कम रिफंड है, 999 है, तो रिफंड नहीं मिलेगा। 1000 रुपए तो 1000 या उससे ज्यादा तो रिफंड मिल जाएगा। अब रिफंड ऑफ आईटीसी आ रहा है साहब, सुनना ध्यान से, बात को ध्यान से। जीरो रेट सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सर इसका टॉपिक बाद में डिटेल में दे रखा है सर। हाँ, पर यहाँ बताता हूँ,
जीरो रेटेड सप्लाई अगर आपने किया है अंडर बॉन्ड या एलयूटी, तो सर ऐसे केस में आपने एक्सपोर्ट पे टैक्स पे नहीं किया, आपने जीरो रेटेड सप्लाई पे टैक्स पे नहीं किया, पर सर उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स पे आपने आईटीसी लिया होगा। उस आईटीसी में इनपुट सर्विस का आईटीसी अगर काम नहीं आ रहा तो यू कैन क्लेम द रिफंड। अब उसके लिए एक सर्कुलर था, सर्कुलर तुम्हें पहले बताता हूं बेटा। अगर कोई गुड्स अगर आपने एक्सपोर्ट किया और उसके एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पेएबल है, क्या है बेटा, एक्सपोर्ट ड्यूटी पेएबल है, तो उस एक्सपोर्ट को, इसका मतलब गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए दैट्स व्हाई वो जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो गुड्स, उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस का आईटीसी आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर रिफंड हम नहीं देंगे। क्लियर, डन। पर ये एक सर्कुलर है, सर्कुलर बोलता है क्या, मान लो शेड्यूल 2 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट जो है, जिसमें दे रखा है कि इन गुड्स के एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, उसमें उस गुड्स का नाम तो है, पर वहां पे रेट ऑफ टैक्स लिखा है निल, या उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जाम करिए किसी नोटिफिकेशन थ्रू, मतलब अल्टीमेटली एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करनी बेटा, तो ऐसे केस में सर दैट प्रोडक्ट विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड अंडर दिस सेक्शन, मतलब उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस का आपको रिफंड मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही यार, नील है, एग्जाम्ड है, इसका मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही साहब। क्लियर, डन। अच्छा अब आएगा क्या, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अच्छा एक और बात सर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो या जीरो रेटेड सप्लाई में रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो आईटीसी के रिफंड का बेटा, पर ध्यान देना बेटा, अगर कोई क्रेडिट आपके जीएसटी 2B में ही नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर कोई क्रेडिट आपके जीएसटी 2B में ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, मतलब आप उसका आईटीसी अवेल ही नहीं कर सकते हो, जब आईटीसी अवेल ही नहीं कर सकते हो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी रिफंड एट ऑल। पर हाँ सर ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता 3 केस में, कब, सब अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज पर आपने आईजीएसटी पे किया और उसके रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के इनवर्स के बेस पे आप आईटीसी ले रहे हो, उसका रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर सर जहां पे भी इनवर्स अप्लाई पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल होता है, खुद टैक्स पे करके सर उसका आईटीसी लेके आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर ये जीएसटी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होने की कंडीशन अप्लाई नहीं होती, क्योंकि दीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड थ्रू जीएसटीआर 1। यहाँ पे सप्लायर्स जीएसटीआर 1 फर्निश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसलिए सर इस पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, मतलब यहाँ पे तो क्रेडिट लो डायरेक्ट, और रिफंड के लिए अगर एलिजिबल तो रिफंड लो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। अच्छा अब आइए सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में सर आप रिफंड के लिए एलिजिबल कब होते हैं। पहली बात तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है, अगर इनपुट्स, आई रिपीट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस नहीं, इनपुट्स पे रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विस, और उसकी वजह से तो फर्स्ट केस तो दिस केस इज कॉल्ड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इस इनपुट्स पे रेट ऑफ टैक्स हायर होने की वजह से आपके पास एक्सेस आईटीसी बच जाता है, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बच जाता है आफ्टर पेइंग द लायबिलिटी ऑन योर आउटपुट सप्लाई, तो ऐसे केस में यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ दैट आईटीसी। अब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपके आउटपुट सप्लाईज पे आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पे टैक्स एग्जेम्प्ट है या नील रेटेड है, तो सर ये दिस केस इज नॉट फिट फॉर रिफंड, सर वहां पे रिफंड की बात तो आएगी ही नहीं। या आपने सर सीजीएसटी का और आईजीएसटी का ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लिया है कस्टम्स के अंदर, तो ऐसे केस में देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी रिफंड एट ऑल। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा, सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकती है, कुछ सप्लाईज को नोटिफाई कर सकती है, कुछ सर्विसेज को भी नोटिफाई करके बता देंगे कि ये केसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और इसके लिए कोई रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा नोटिफाई कर दिया तो दोज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिफंड अंडर दिस सेक्शन। पर हाँ वो कौन कौन से नोटिफाइड गुड्स और सर्विस है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब डिटेल में बात करेंगे, मस्त वाला पॉइंट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में दिल थाम के सुनिएगा सरकार। रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5 बोलता है क्या, अगर आपके इनपुट्स पर ध्यान देना बेटा, हमें सारे सर्कुलर, सारे पॉइंट, सारे रूल्स को साथ में मद्देनजर रखते हुए एक साथ बताऊंगा, दिल थाम के सुनिएगा माहौल के साथ। सर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5 बोलता है क्या, अगर आपके इनपुट्स पे रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विस, मतलब आउटपुट कैन बी गुड्स और आउटपुट कैन बी सर्विसेज आल्सो, पर इनपुट्स जो कंपेयर करने वो केवल इनपुट्स कंपेयर करने, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस कंपेयर नहीं करनी है। हाँ अगर आपके 10 तरह के इनपुट काम आते हैं और उसमें से एक भी इनपुट पर रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स और सर्विसेज, तो भी योर केस विल बी कॉल्ड एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस। क्लियर। अब सुनना बच्चों ध्यान से, अब मान लो आपके 10 इनपुट्स है, 10 में से एक इनपुट ऐसा है जिस पर रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट सप्लाई, तो ऐसे केस में योर केस इज फिट। अब सेकंड थिंग, यहां पे जब आईटीसी का कैलकुलेशन करेंगे तो आईटीसी का कैलकुलेशन करते वक्त सारे इनपुट्स को हम कंसीडर करेंगे, आईटीसी अवेल्ड ऑन ऑल इनपुट्स, भले ही बहुत सारे इनपुट ऐसे थे जिस पर रेट ऑफ टैक्स वाज लोअर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट सप्लाई। क्लियर। और हो सकता है केवल एक इनपुट ऐसा जिस पर रेट ऑफ टैक्स वाज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट सप्लाई, पर इनपुट का जो आईटीसी हम कैलकुलेट करेंगे वो सारे इनपुट्स को हम कंसीडर करेंगे। सेकंड थिंग सर, यहां पर इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का आईटीसी जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है पूरे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, केवल इनपुट्स के बारे में बात करेंगे हम बेटा। ओके अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब मान लो आप
एक ट्रेडर हो बेटा, सर्कुलर बेटा सुनना बेटा, आप अगर एक ट्रेडर हो और सर आपने क्या किया, कोई गुड्स परचेज किया, उसके परचेज रेट ऑफ टैक्स था 18%, 18% आपने टैक्स पे किया, 18% का आईटीसी लिया। अब जब सेल करने लगे उससे पहले कोई नोटिफिकेशन आ गया और आपके आउटपुट गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स कम कर दी गई, अब रेट ऑफ टैक्स कर दिया कितना 5% बेटा। तो सर क्या हुआ, परचेज पे किया 18%, उसका अपना आईटीसी लिया, सेल पे टैक्स की लायबिलिटी कितनी, केवल 5%। अब सर आप बोलोगे सर मेरी लायबिलिटी कम आ रही है, परचेज पे आईटीसी ज्यादा है, क्या एम आई एलिजिबल फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? आंसर इज नो। सर सेम गुड्स परचेज किया और सेम गुड्स आपने बेचा, उस टाइम अगर रेट ऑफ टैक्स कम हो गई तो योर केस इज नॉट फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये सब सर्कुलर में लिखा है बेटा। पर किसी स्पेशल नोटिफिकेशन की वजह से कोई कंसेशनल नोटिफिकेशन दिया गया, मतलब आपके आउटवर्ड सप्लाईज पर रेट ऑफ टैक्स कम हुई क्योंकि दैट स्पेशल कंसेशनल नोटिफिकेशन, तो ऐसे केस में योर केस विल बी एलिजिबल फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं मेरे आउटपुट गुड्स सप्लाई कर रहा हूं ऐसे किसी एक्सपोर्टर को जो मेरे गुड्स डायरेक्ट मेरे यहां से ले जाएगा, कहां, कस्टम पोर्ट पे, और वहीं से डायरेक्ट क्या करने वाला है, एक्सपोर्ट। तो मेरे को केवल 0.1% आईजीएसटी पे करना पड़ता है, या इंट्रास्टेट सप्लाई तो 0.05% सीजीएसटी, 0.05% एसजीएसटी। याद आया बेटा आपको? क्लियर? तो ऐसे केस में सर वो कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से रेट ऑफ टैक्स मेरे आउटवर्ड सप्लाई पे कम हो गया। अब मान लो उन गुड्स के इनपुट, उन गुड्स के परचेज मैंने 18% टैक्स पे किया था, अब मैं जब सप्लाई कर रहा हूं केवल एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहा हूं और उस पर केवल 0.1% टैक्स है भाई, तो यस मेरे पास जो एक्सेस क्रेडिट बचा है दैट इज एलिजिबल फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। दिस इज द बेस्ट केस, बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस सर्कुलर बेटा। हाँ है ना भाई? डन। अब सरकार आइए मेन बात पे आ जाता हूं मैं अपने, कि सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर? सबसे बात सिंपल बात, सर मान लो मेरा एक ही सप्लाई है और सर मैं मान लो ये मार्कर्स मैन्युफैक्चर करता हूं, ये पेंसिल मैन्युफैक्चर करता हूं साहब। ऐसे केस में ये पेंसिल मैन्युफैक्चर करने पर सर जब मैं इसको बेचूंगा तब उस पर रेट ऑफ टैक्स है मान लो 12%, मान लो कितना है बेटा 12%, और इसके इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा 18%, 28%। अब सर इनपुट पे टैक्स पे किया मैंने, उसका मैंने आईटीसी अवेल किया, इनपुट सर्विस का आईटीसी अवेल किया, कैपिटल गुड्स का आईटीसी मैंने अवेल किया। अब सिंस मेरे इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स पर हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन माय आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज, तो ऐसे केस में माय केस इज फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब ऐसे केस में सुनना दिल थाम के, अब सर ऐसे केस में मेरे इस पर मान लो 1 करोड़ का मैंने सेल किया, 1 करोड़ पे 12% टैक्स बनता है, 12 लाख रुपए, 12% वाज द टैक्स रेट ऑफ टैक्स। अब मेरे इनपुट्स जो थे बेटा वो थे मान लो 90 लाख के। अब 90 लाख के जो इनपुट थे, केवल इनपुट की बात कर रहा हूं मैं, उस पे जो मैंने 18% या 28% जो भी रेट ऑफ टैक्स था, वो जो टैक्स पे किया था वो था मान लो 1 करोड़ 10 लाख। मान लो सर 1 करोड़ 10 लाख का टैक्स पे किया था मैंने इनपुट्स पर, जनवरी महीने की बात कर रहा हूं मान लो मैं। तो सर मैंने आईटीसी लिया था 1 करोड़ 10 लाख का, जबकि मेरे मैन्युफैक्चर करके जो आउटपुट गुड्स बेचा उस पर रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा कम था, और उस पर टैक्स की लायबिलिटी थी मान लो कितनी सर, अच्छा मैंने टैक्स का अमाउंट बोल दिया। तो सर मान लो मेरे इनपुट्स पर जो टैक्स था अमाउंट मैंने पे किया, टैक्स का अमाउंट पे किया, टैक्स का अमाउंट वो था 20 लाख रुपए मान लो सर। इनपुट्स पे टैक्स का अमाउंट पे किया 20 लाख रुपए, आउटपुट पे टैक्स का लायबिलिटी कितना है 12 लाख रुपए बेटा। तो सर पहले क्या करूंगा, 12 लाख की लायबिलिटी को पे करने के लिए उस 20 लाख में की आईटीसी को यूज करूंगा। तो 12 लाख तो आईटीसी काम आ गया, बचा कितना 8 लाख रुपए। अब जो 8 लाख रुपए है उसका मेरे को रिफंड मिलेगा, दैट फॉर दैट 8 लाख रुपए आई एम एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड। क्लियर? पहली बात तो ये। अच्छा ये मैंने कब बताया केस, जब मान लो मेरे पास केवल इनपुट्स का आईटीसी था, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी था ही नहीं सर। क्लियर? और मेरा एक ही आउटवर्ड सप्लाई था जो सिंपली ये पेन था बेटा। ओके अब सेकंड बात समझना, मान लो मेरे 2 आउटवर्ड सप्लाई है बेटा। चलो एक और केस को मैं समझाता हूं। अब सर मान लो सर मेरा सेल तो यही है बेटा, सर इसके सेल 1 करोड़ का सेल था, 12 लाख रुपए का टैक्स था, इसकी लायबिलिटी थी बेटा इनपुट से ज्यादा जिस पर रेट ऑफ टैक्स था 18%, वो भी मान लो 1 करोड़ का परचेज किया, उस पर था 18 लाख रुपए टैक्स। क्लियर? तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब 18 लाख का आईटीसी था मेरे इनवर्ट सप्लाई पे, 12 लाख का लायबिलिटी मेरे आउटवर्ड सप्लाई पे। 12 लाख का लायबिलिटी पे करने के लिए मैंने 18 लाख का आईटीसी को यूज किया, मतलब 12 लाख आईटीसी काम आया, 6 लाख का मैं रिफंड के लिए एलिजिबल हूं। ये सिंपल केस हो गया। अब मान लो मेरा कुछ इनपुट सर्विस भी थी बेटा, अब इनपुट सर्विस पे भी मैंने आईटीसी ले रखा था सर। अब मेरी इनपुट सर्विसेज पे आईटीसी था मान लो 6 लाख रुपए का सर। क्लियर? अब सर मेरे इनपुट्स पे टैक्स था 18 लाख रुपए का। आई रिपीट, इनपुट पे टैक्स था कितने का 18 लाख का, और इनपुट सर्विस पे जो टैक्स था आईटीसी था वो था 6 लाख रुपए, मतलब टोटल क्रेडिट है मेरे पास कितना 24 लाख का, और मेरी लायबिलिटी है 12 लाख रुपए की ऑन माय आउटवर्ड सप्लाई। अब सर आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी थी 12 लाख रुपए की, अब 12 लाख की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले मैं इनपुट सर्विस का क्रेडिट यूज करूं या इनपुट्स का यूज करूं, क्योंकि रिफंड तो मेरे को केवल इनपुट्स का मिलने वाला है। तो एसएससी क्या बोलेगा, साहब पहले इनपुट सर्विस का आईटीसी यूज कर लो। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, नहीं तुम तो पहले इनपुट का क्रेडिट यूज करो साहब, बैलेंस इनपुट के क्रेडिट का रिफंड देंगे हम। तो हमारा इनपुट सर्विस का क्रेडिट क्या काम आएगा। इसलिए झगड़ा हुआ, और झगड़ा करके सर एसएससी ने बोला जेन्युइनली साहब ये तो गलत कर रहे हो आप। डिपार्टमेंट ने फिर इसका रास्ता निकाला और बोला क्या चिंता मत कर मंगल,
आपका लायबिलिटी कितना है 12 लाख का, तेरा आईटीसी कितना है 24 लाख का, इसमें इनपुट का आईटीसी कितना है 18 लाख का, इनपुट सर्विस का कितना है 6 लाख का। तो एक काम कर, ये मान ले तेरी जो लायबिलिटी है वो प्रोपोर्शनेट इनपुट से यूज कर, प्रोपोर्शनेट इनपुट सर्विस के आईटीसी से यूज कर। मतलब 18 लाख का जो आईटीसी है मेरा इनपुट्स का डिवाइड बाय टोटल आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। सर मतलब 18 लाख डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 12 लाख का लायबिलिटी बेटा। तो सर 3/4 इंटू 12, सर मतलब 12 लाख का 3/4 कितना हो गया 9 लाख। तो 9 लाख का आईटीसी मैंने यूज किया है इनपुट्स का इस लायबिलिटी ऑफ 12 लाख को पे करने के लिए, और 3 लाख का आईटीसी मैंने यूज किया है इनपुट सर्विस का फॉर पेइंग लायबिलिटी ऑफ माय आउटपुट गुड्स। क्लियर? तो एक तरह से मेरा इनपुट्स का आईटीसी कम हुआ कितने से 9 लाख रुपए से। अब 18 लाख का आईटीसी था मेरा इनपुट्स का, उसमें से 9 लाख का आईटीसी कम है प्रोपोर्शनेट टू पे माय लायबिलिटी ऑफ दिस गुड्स। क्लियर? और रिमेनिंग 9 लाख का मैं क्या ले लूंगा, रिफंड ले लूंगा। दिस इज हाउ कैलकुलेशंस आर डन। क्लियर? डन सरकार। ये तो मैंने आपको बताया ये प्रोपोर्शन जो होता है वो कैसे होता है, ये एग्जांपल यहां पे भी दे रखा है। ओके, सेकंड बात, सर अब मान लो मेरे मोर देन वन आउटवर्ड सप्लाई है, सर कुछ गुड्स भी है कुछ सर्विसेज भी है, कुछ पे टैक्स रेट ऑफ टैक्स कितना है 18% है, कुछ पे 5% है, कुछ पे 12% है, और मेरे एक इनपुट ऐसा है जिस पे रेट ऑफ टैक्स कितना है 18% है। तो सर जो गुड्स मेरे एलिजिबल है फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज एलिजिबल है फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, सर उसका टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल द गुड्स और ऑल द सर्विसेज। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। नेट आईटीसी मतलब टोटल आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स माइनस वो आईटीसी जिसका मैं ऑलरेडी रिफंड क्लेम कर चुका हूं अंडर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और 4B बेटा। तो सर 89 सब रूल नंबर 4A और 4B में जिस इनपुट का मैं ऑलरेडी रिफंड ले चुका हूं उसको हटाओ बेटा। बाकी का जो आईटीसी बचा है उसको हम प्रोपोर्शन करेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए। टर्नओवर कितना था डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। क्लियर? अब आईटीसी एलोकेट हो जाएगा किसके लिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले सप्लाई के लिए। क्लियर? ये आईटीसी एलोकेट हो गया। फिर इसकी खुद की जो मेरा इन्वर्टेड स्ट्रक्चर वाला सप्लाई था उसकी खुद की लायबिलिटी पे करने के लिए इनपुट्स का आईटीसी डिवाइड बाय इनपुट प्लस इनपुट सर्विस का आईटीसी लूंगा, और प्रोपोर्शनल आईटीसी जो इनपुट का इसकी लायबिलिटी को पे करने में काम आया, सर वो आईटीसी ऑलरेडी काम आ गया। बचा हुआ जो आईटीसी होगा इनपुट का वो मेरे को रिफंड के लिए मिल जाएगा। भारत माता की जय। आई होप ये आपको पूरा समझ में आया। रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5 खत्म होता है अब अलोंग विथ ऑल दीज सर्क्यूलर्स। क्लियर? अच्छा, एक सर्कुलर और आया था बेटा, ये जो था ना प्रोपोर्शनेट करने वाला की मैं इनपुट और इनपुट सर्विस का आईटीसी से वो प्रोपोर्शनेट करूंगा। क्लियर? प्रोपोर्शनेट यूज करूंगा फॉर पेइंग लायबिलिटी ऑफ दिस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला सप्लाई। ये नोटिफिकेशन आया था 5 जुलाई 2022 से। तो 5 जुलाई 2022 से ये नोटिफिकेशन आया, ये क्लेरिफिकेटरी नेचर का नहीं था, ये एक अमेंडमेंट हुआ है साहब। इसलिए सर्कुलर ने इशू करके बोला क्या 5 जुलाई 2022 से पहले जो रिफंड के लिए अप्लाई कर चुके हैं उसके लिए पुराना वाला फॉर्मूला लगेगा, और 5 जुलाई 2022 या उसके बाद जिसने रिफंड के लिए अप्लाई किया उसके लिए नया फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर सर? डन। अच्छा, वैसे सर्कुलर देखा जाए तो ये वाला एग्जाम्स के लिए कोई सच कोई मेजर काम का नहीं है। क्लियर? डन। बाकी मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। भारत माता की जय। क्लियर? ओके, डन 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 डन। सारे सर्कुलर भी कवर हो गए। आइए सर, रिफंड के लिए एलिजिबल अंडर सेक्शन 55 कौन होता है? सर यूएन होल्डर्स बेटा। सर एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, एम्बेसी और consulate of foreign countries, retail outlet established in departure area and any other person notified by the government। सर ये लोग क्या होंगे, इन्होंने इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड के लिए एलिजिबल है। अब इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया इन्होंने ये क्वार्टरली बेस पे रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब रिफंड जो क्वार्टर के लिए रिफंड के लिए अप्लाई करे वो क्वार्टर का लास्ट डे जो था वहां से 2 साल के अंदर कभी भी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर जो आईजीएसटी पे किया उसका भी इनको रिफंड मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ध्यान देना, कंज्यूमर वेलफेयर फंड ये बोलता है कि अगर देखो इनडायरेक्ट टैक्स में हमने प्रेजम्पशन लिया कि बर्डन इज ऑलवेज शिफ्टेड टू द कस्टमर, एंड कंज्यूमर कभी रिफंड के लिए आएगा नहीं साहब, इसलिए दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड अनलेस अंटिल कोई पर्सन आ जाए रिफंड के लिए और वो बोलता है कि आई एम एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट अरेंजमेंट, तो उसको रिफंड दिया जाएगा। नाउ कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कौन कौन से फंड ट्रांसफर किए जाएंगे, कौन कौन से अमाउंट ट्रांसफर किए जाएंगे? फर्स्ट, अमाउंट ऑफ रिफंड, जो भी हमने बात की जितने भी रिफंड बनते हैं वो सब इस अकाउंट में जाएंगे। क्लियर? अगर कोई प्रूव नहीं कर पाए कि उसने बर्डन बोन किया, देन ये अमाउंट को इन्वेस्ट करके जो फंड जो इनकम होती है वो भी इसी फंड में जाएगी, प्लस एनी अदर अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय दिस रिसीव्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस फंड वो इस फंड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्लियर? डन। सर ये सारा जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट है वो कैसे यूज करेंगे बेटा? फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स। क्लियर? मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, द गवर्नमेंट ऑफ द अथॉरिटी specified by it shall maintain proper and separate accounts and other relevant records in relation to the fund and prepare an annual statement of account in such form as may be prescribed in consultation with the
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बेटा, उनके कंट्रोल में अकाउंट होता है बेटा। आइए, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी गुड पॉइंट। सर नॉर्मली जब रिफंड के लिए हम अप्लाई करते हैं सर, उसके 60 डेज में रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो 61st डे से गवर्नमेंट विल पे यू द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज से 61st डे से डन। सेकंड केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो सर कोई अपील में मैटर चल रहा था या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मैटर चल रहा था या अपीलेट अथॉरिटी में या कोर्ट में मैटर चल रहा था और वहां पे एसएससी केस जीत गया और उस ऑर्डर में लिखा है कि एसएससी का रिफंड बनता है और उस ऑर्डर के बाद एसएससी ने रिफंड के लिए अप्लाई किया और उसके भी 60 डेज में अगर डिपार्टमेंट ने रिफंड नहीं दिया तो 61st डे से डिपार्टमेंट ऑफ रिफंड तो देगा बट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, रिफंड तो देगा बट इंटरेस्ट विल आल्सो बी गिवन एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। क्योंकि सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, उसके बाद मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया, उसके बाद भी आप रिफंड नहीं दे रहे हो 60 दिनों के साथ, तो 61st डे से इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कितना 9% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट एज पर नंबर ऑफ डेज। भारत माता की जय। सर आओ बच्चों, सर नाउ अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया से बाहर जा रहा है तो ऐसे केस में जो भी गुड्स उसने इंडिया से परचेज किया था वो अगर इंडिया से बाहर लेके जा रहा है तो उन गुड्स के परचेज पे जो आईजीएसटी पे किया उसका रिफंड उसको मिल जाएगा। क्लियर। अब सर रिटेल आउटलेट्स विच आर एस्टेब्लिश्ड इन द डिपार्चर एरिया ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर। सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर जो डिपार्चर एरिया में रिटेल काउंटर बने होते हैं सर, ड्यूटी फ्री शॉप। सर अब वो जब गुड्स सप्लाई करेंगे टू द फॉरेन टूरिस्ट अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, उसको एक्सपोर्ट है, वो पहले उस पर झगड़ा चल रहा था, अब गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया दैट इज एक्चुअली एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो बेनिफिट मिलता है वो सारे उनको भी मिलेंगे, इसलिए इसके लिए जो अलग से रूल था रूल नंबर 95A उसको डिलीट कर दिया गया। क्लियर। और आपको नॉलेज के लिए बताया था बेटा, उन रिटेल शॉप ने जो आगे सेल किया है गुड्स किसको, जो टूरिस्ट बाहर जा रहे हैं फॉरेन टूरिस्ट सर अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, उस पे आईजीएसटी एग्जिम किया हुआ है बेटा। क्लियर। पर एनीवेज वो जीरो रेट सप्लाई है और जीरो रेट सप्लाई के केस में वो बॉन्ड एलयूटी साइन कर देंगे और सारे सप्लाई करेंगे विदाउट आईजीएसटी, फिर भी उनको आईटीसी मिलेगा, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का। इनपुट सर्विस का आईटीसी यूज नहीं था तो दे कैन क्लेम द रिफंड। जो नॉर्मल एक्सपोर्ट केस में काम होता है वही इसमें भी फॉलो करेंगे। आइए, डिम्ड एक्सपोर्ट, 4 कैटेगरी ऑफ सप्लाईज को कवर को कहते हैं क्या, डिम्ड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। सर सबसे पहला अगर मान लो मैंने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है और मैंने डोमेस्टिक मार्केट से कोई गुड्स खरीदा है बेटा, तो आपने जो मुझे सप्लाई किया उसको डिम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। सेकंड, मैंने एपीसी स्कीम ले रखी है अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और आपने मुझे कोई कैपिटल गुड सप्लाई किया है तो आपने जो सप्लाई किया उसको बोलते हैं डिम्ड एक्सपोर्ट, या आपने जो गुड सप्लाई किया वो किसको सप्लाई किया, ईओयू को, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट को या बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट को, उसको बोलते हैं डिम्ड एक्सपोर्ट। एंड लास्ट क्या, सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक और पीएसयू स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन नंबर 50 ऑफ 2017 ऑफ कस्टम्स अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। पीएसयू या बैंक ने एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट गोल्ड सप्लाई किया तो उसको भी बोलते हैं क्या, डिम्ड एक्सपोर्ट। ये 4 कैटेगरी ऑफ सप्लाई आर डिम्ड एक्सपोर्ट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब अगर डिम्ड एक्सपोर्ट किया तो सबसे पहली बात तो इस पर टैक्स लगता है सर, जीएसटी पे करना पड़ेगा और हाँ बिल पे टैक्स लगेगा। सर अब ये चॉइस है सप्लायर और रेसिपिएंट की कौन रिफंड ले। सर अब सुनना बात तो ध्यान से, अब सप्लायर चाहे तो वो रिफंड के लिए अप्लाई करे और वो कस्टमर मतलब रेसिपिएंट से टैक्स ना ले और वो रिफंड के लिए अप्लाई करे। पर ऐसे केस में उसको रेसिपिएंट से एक सर्टिफिकेट चाहिएगा क्या, कि सर वो सर्टिफिकेट लिख के देगा कि सर इस टैक्स का मैंने ना तो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है ना मैं इसका कोई रिफंड लेने वाला हूं या मैंने लिया है। और सर अगर रेसिपिएंट रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है तो सप्लायर से एक सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन लेगा कि सर इस टैक्स को मैंने गवर्नमेंट को पे किया है और इसका मैंने कोई रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया है, सर रेसिपिएंट रिफंड ले, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे केस में रिफंड के लिए रेसिपिएंट एलिजिबल हो जाएगा, उसको रिफंड मिल जाएगा। भारत माता की जय। सर ये सर्कुलर था जो मैंने आपको बताया बेटा। अब जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आईजीएसटी एक्ट के अंदर, जहां बोला है क्या, अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विस बहुत एक्सपोर्ट किया है या कोई भी गुड्स और सर्विस और बहुत एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किया उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। अब ऐसे केस में 2 ऑप्शन आपके पास है बेटा। फर्स्ट क्या, आप एक्सपोर्ट पर, जहां मैं एक्सपोर्ट बोलता हूं समझना जीरो रेटेड सप्लाई बेटा, ठीक है सर, मुंह से बार बार क्या है वो फ्रीक्वेंटली एक्सपोर्ट निकलता है, जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, आपने जीरो रेटेड सप्लाई पर आईजीएसटी पे किया, भले वो गुड्स या सर्विसेज बेटा। क्लियर। आईजीएसटी पे किया। अब आईजीएसटी कैसे पे किया होगा, मान लो 14 का लाइबिलिटी था बेटा आपका, अब सर 10 का इनपुट टैक्स क्रेडिट था और 4 का आपने टैक्स के कैश के थ्रू पे किया, तो 10 का आपने क्रेडिट यूज किया, 4 बैलेंस पे किया, अल्टीमेटली 14 पे किया ना, वो पूरे 14 का आपको रिफंड मिल जाएगा जो भी आपने आईजीएसटी पे किया ऑन सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विस बोथ जीरो रेटेड। क्लियर, डन। सर सेकंड ऑप्शन है, सर अगर आपने एक्सपोर्ट करने से अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई करने से पहले ही एलयूटी या बॉन्ड साइन कर दिया तो ऐसे केस में सर यू कैन जीरो रेट सप्लाई द गुड्स और सर्विस बोथ विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स। पर ऐसे केस में आपने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स पे जो टैक्स पे किया उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा और वो आईटीसी अगर काम आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आईटीसी यूटिलाइज नहीं होता है तो यू कैन क्लेम द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। कैपिटल गुड्स के रिफंड नहीं मिलता है। सर
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में केवल इनपुट्स का रिफंड मिलता है, यहाँ इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का रिफंड मिलता है। अब सरकार रिफंड जो मिलता है उसकी कहानी कैसे होगी, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? सिंपल सी बात ये है, अगर मैं सारा का सारा एक्सपोर्ट करता हूं तो सारा का सारा इनपुट सर्विस का जो आईटीसी होगा सारा मैं रिफंड ले लूंगा। पर सर मैं सारा एक्सपोर्ट नहीं करता, मैं कुछ डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करता हूँ, कुछ सर एक्सपोर्ट करता हूं, तो ऐसे केस में जितना मैंने एक्सपोर्ट किया उसके लिए जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी एलोकेट होगा उसी का रिफंड मिलेगा ना यार। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है सर? टर्नओवर ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। तो सर जो प्रोपोर्शनल आईटीसी एलोकेट होगा जीरो सप्लाई के लिए वो रिफंड के लिए एलिजिबल होगा। अब सर ये अमाउंट के लिए फर्दर हम डिटेल में जाते हैं। सबसे पहली बात तो नेट आईटीसी का मतलब क्या होता है सर? टोटल जिस पीरियड के लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई करो, जो रिलेवेंट पीरियड के लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई करो, उस रिलेवेंट पीरियड में आपने कितना आईटीसी अवेल किया है ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, माइनस कितना आईटीसी का आप ऑलरेडी रिफंड ले चुके हो अंडर नंबर 89 सब नंबर 4A और 4B बेटा, वो लेस कर देना, बाकी का अमाउंट जाएगा नेट आईटीसी आएगा बेटा आपका। ओके सर अब आता है क्या? टर्नओवर ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टर्नओवर ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दिल थाम के सुनेगा, टर्नओवर ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता हूं मैं आपसे पहले बेटा। सर जो आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूटी, वो टर्नओवर ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा। पर सर मान लो जो आपने गुड्स सप्लाई किया, एक्सपोर्ट किया था बेटा, क्लियर, एक्सपोर्ट या जीरो सप्लाई किया था, वो था मान लो 1 लाख रुपए का, और वही गुड्स अगर डोमेस्टिक मार्केट में आप सप्लाई करते हैं तो कम में सप्लाई करते हैं मान लो आप, तो सर ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या सर डोमेस्टिक मार्केट में जो सेम काइंड की गुड्स अगर आप बेचते तो उसकी वैल्यू कितनी होती, उसका 1.5 टाइम्स, या जो आपने एक्चुअल एक्सपोर्ट किया है वो वैल्यू विच एवर इज लोअर हम लेंगे बेटा, क्लियर। और हाँ अगर किसी केस में आप ऑलरेडी रिफंड ले चुके हो अंडर नंबर 89 सब नंबर 4A और 4B, तो उतना टर्नओवर ऑफ गुड्स में से हम लेस कर देंगे उस टर्नओवर को जिसका आप रिफंड ऑलरेडी ले चुके हो अंडर सब नंबर 4A और 4B बेटा, क्लियर, डन। ये जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स का डेफिनेशन हो गया। अच्छा एक सर्कुलर और था, एक पॉइंट और था जिसने एक एक्सप्लेनेशन और था सर, जो जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में अब वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड जो लेंगे वो कौन से लेंगे? FOB वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड जो आपने शिपिंग बिल में डिक्लेयर करी होगी, और जो आपने अपने इनवॉइस में डिक्लेयर करी इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, क्लियर सर, विच एवर इज लोअर शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट में जो आपने FOB वैल्यू ऑफ गुड्स डिक्लेयर करी है वो, या बिल में जो टैक्स इनवॉइस में जो आपने वैल्यू डिक्लेयर करी विच एवर इज लोअर, वो वैल्यू लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टर्नओवर ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स, क्लियर। ये वैल्यू को कंपेयर करेंगे 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ सेम गुड्स सप्लाइड इन डोमेस्टिक मार्केट, क्लियर, विच एवर इज लोअर जो आएगा वो लेंगे हम, और उसमें से लेस कर देंगे वो टर्नओवर ऑफ गुड्स जिसके लिए रूल नंबर 89 सब नंबर 4 और 4B का रिफंड आप ले चुके हो, क्लियर। तो ये हो गया क्या? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। अब सर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होता है बेटा? सर मैं आपको बता चुका हूं सर्विसेज को एक्सपोर्ट तभी मानते हैं जब सर्विसेज कंप्लीट भी हो गई है प्लस उसके रेस्पेक्ट में पेमेंट भी आ गया है, तो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा बता देता हूं मैं आपको। सर जैसे जनवरी महीने की हम कैलकुलेशन करें तो जनवरी महीने में कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, टोटल पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड, माइनस वो पेमेंट जो रिसीव तो हो गया है पर सर्विसेज अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो सर वो पेमेंट कब ऐड करेंगे? सबसीक्वेंट पीरियड में जब उसका सर्विसेज कंप्लीट होगा तब, तो सर ऐड कर देंगे सेम ऐसा भी इस पीरियड में भी तो हुआ होगा जिसका पेमेंट पहले आ गया था पर सर्विसेज ड्यूरिंग द करंट रिलेवेंट पीरियड सर्विसेज कंप्लीट हुई है, तो वो टर्नओवर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये हो गया क्या? टर्नओवर ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्लियर, ये सर्विस का टर्नओवर आ गया बेटा। तो टर्नओवर ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होता है बच्चों? सिंपल सा सर यहाँ पे सारे टर्नओवर आ जाएंगे बेटा। तो सर टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो आपने डिक्लेयर किया वो, क्लियर, मतलब टोटल टर्नओवर जो था आपका बेटा एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। अच्छा जीरो सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्नओवर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो जीरो सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्नओवर क्या होता है? पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज लेटर, उसके हिसाब से निकलता है बेटा, जो अभी हमने फॉर्मूला की बात करी थी। इसलिए टर्नओवर इन द स्टेट एक्सक्लूडिंग द टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, और फिर टर्नओवर जीरो सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्लस अदर देन नॉन जीरो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बच्चों, हाँ है ना बेटा, क्लियर। तो कुल मिला के सर्विस का टर्नओवर जो मैंने बताया वैसे काउंट करने का, उसके अलावा सारा टर्नओवर ले लीजिए बेटा आप, क्लियर। ये दोनों को क्लब कर दिया, ये आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आ गया। पर इस टर्नओवर में से जो भी एग्जाम सप्लाईज है, सिंस उसके रेस्पेक्ट में आईटीसी मिलता ही नहीं है, इसलिए उसको लेस कर दीजिए, अदर देन वो सप्लाई जो आपने जीरो सप्लाई करी बेटा, क्योंकि जीरो सप्लाई अगर आपने एग्जाम भी करी होती तो भी आईटीसी मिलता है, एंड ऐसे सप्लाई जिसके लिए सब नंबर 4 और 4B का आप रिफंड ले चुके हो वो भी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से हटाना है बेटा आपको, क्लियर, डन। ये हो गया क्या? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर भी, ओके। तो सर जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय
एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी, ये फॉर्मूला लेके जो अमाउंट एलोकेट होगा दैट विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड। क्लियर? अब सुनना बच्चों ध्यान से। सर एक सर्कुलर और था, उसने बोला था क्या, अरे सिंपल सी बात ये है कि हमने जो टर्नओवर ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स लिया है, जब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हम लेंगे तो उसमें भी तो सर हम जो ऊपर वाला टर्नओवर लिया है वही न्यूमरेटर में भी लेंगे ना यार, जो न्यूमरेटर में लिया है वो डिनोमिनेटर में लेंगे बेटा। मतलब कहने का ये है कि सर जैसे मान लो डोमेस्टिक मार्केट में आप सप्लाई करते हो कोई गुड्स 1000 में और वही आपने एक्सपोर्ट करी कितने में, 1800 में, तो सर डोमेस्टिक मार्केट का 1.5 टाइम कितना होता है, 1500, तो 1500 और 1800 विच एवर इज लोअर, 1500, तो सर अब टर्नओवर ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स ले रहे हो 1500, तो नीचे सब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हम लेंगे, उसमें भी एक्सपोर्ट का टर्नओवर 1500 कंसीडर करते हुए ही फॉर्मूला हम कंसीडर करेंगे बेटा। हाँ है ना भाई? डन। अच्छा अब सर जो अमाउंट रिफंडेबल आ रहा है उसको किस मैनर में यूटिलाइज करना है? सबसे पहली बात तो ये सर, अब रिफंड का सिस्टम, मान लो जो मैंने फॉर्मूला बताया, अब ये वाला जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं, दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर जब आप आईटीसी का रिफंड लेते हो बेटा, कॉमन फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एज वेल एज जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अंडर द बॉन्ड और एलयूटी बेटा। ओके ध्यान से सुनना, अच्छा पॉइंट, इसका भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी। ओके बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल। मान लो 2 लाख रुपए का रिफंड मिल रहा है बेटा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, भले वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में पढ़ाया या जीरो सप्लाई में रिफंड का फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला से 2 लाख का रिफंड बनता है। पर सर मान लो जनवरी महीने की कैलकुलेशन आपने करी, तो जनवरी महीने का 3B फाइल करने के बाद आपका आईटीसी अकाउंट का बैलेंस है कितना, 1.75 लाख। अब सर आपके फॉर्मूला से भले रिफंड मिलता है 2 लाख, पर आईटीसी अकाउंट बैलेंस कितना है बेटा, 1.75 लाख, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1.75 लाख ही मिलेगा। पर अब मान लो रिफंड के लिए अप्लाई कर 2 साल में कभी भी बेटा, आपने मान लो जून महीने में रिफंड के लिए अप्लाई किया, जिस महीने में आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया उस टाइम पर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस था कितना, चलो थोड़ा चेंज करता हूं, उस टाइम बैलेंस था मान लो कितना, 1.5 लाख, तो कितना रिफंड मिलेगा बेटा। अब सर उस टाइम बैलेंस ही 1.5 लाख है, मतलब बाकी का 25,000 आप यूज कर चुके हो दूसरे लाइबिलिटी को पे करने के लिए, इसलिए मैक्सिमम 1.5 लाख ही रिफंड मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि सर जो रिफंड के फॉर्मूला के हिसाब से रिफंड आया था वो, या जिस पर्टिकुलर रिलेवेंट पीरियड का रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस रिलेवेंट पीरियड के 3B फाइल करने के बाद जो आईटीसी अकाउंट में बैलेंस आता है वो, या जब रिफंड के लिए अप्लाई करो उस दिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना था, विच एवर इज लोएस्ट जो होगा दैट अमाउंट विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड, लोएस्ट। क्लियर? अब रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, अब ये जो मैंने अमाउंट बताया 2 लाख रुपए का, ये क्या है, ये सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों को क्लब कर देना, उसके बाद वाला अमाउंट है, तीनों को क्लब करके फिर देखने का। अब 2 लाख, मान लो इस केस में 1.5 लाख के रिफंड के लिए अप्लाई करो, मान लो आप अब 1.5 लाख का रिफंड जो अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उतना अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा ना यार, तो कौन से हेड में से लेस करेंगे, सबसे पहले आईजीएसटी में से ये अमाउंट जो होगा वो डेबिट करेंगे, मतलब उसको यूज करेंगे, उसको कम करेंगे बेटा। अब मान लो उसमें आईजीएसटी अकाउंट बैलेंस था कितना, 1 लाख रुपए, तो आईजीएसटी का आईटीसी डेबिट हो गया 1 लाख से, अब सर रिफंड का अमाउंट था 1.5 लाख, अब 25,000 किस में से डेबिट करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी से इक्वली। पर सर 25,000 सीजीएसटी 25,000 एसजीएसटी, पर मान लो एसजीएसटी अकाउंट में बैलेंस कितना था 20,000, तो 20,000 कर देना एसजीएसटी से, अब बचा हुआ 5,000 जो है वो सीजीएसटी से आप डेबिट कर दीजिएगा। भारत माता की जय, दिस इज हाउ इट हैज टू बी सर यूज्ड, इट हैज टू बी डेबिटेड। भारत माता की जय खत्म होता है। अब ये रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 है और 4 भी दे रखा है बेटा कि अगर आपने कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाई ली है सर जिसपे डिम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट ऑलरेडी सप्लायर ने लिया हुआ है, तो सर बाकी के इनपुट्स और बाकी की इनपुट सर्विस पे आपको रिफंड के लिए एलिजिबल हो तो उसके लिए रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने भी एक्सपोर्ट किया तो बेटा। एंड सब रूल नंबर 4 भी बोलता है क्या, अगर आपने सर कोई अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी पड़ा है ऑन अकाउंट ऑफ जीरो सप्लाईज, सर जिसमें आपने इनवर्ट सप्लाई लिया था, किसके लिए, अच्छा आपने तो जीरो सप्लाई किया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, बॉन्ड साइन किया, पर आपने इनवर्ट सप्लाई लिया था जिसपे आपने टैक्स केवल 0.1% पे किया था, याद है बेटा, कंसेशन रेट से आप डायरेक्ट परचेस करके डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो बेटा, तो ऐसे कैसे 0.1% पे टैक्स पे कर दो बेटा आप, या फिर आपने गुड्स इंपोर्ट किया था विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड सेस। क्लियर सर, अंडर द ऑथराइजेशन ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन या एपीसीसी, या फिर इंपोर्ट किया था ईओयू ने, तो ऐसे केस में बाकी के जो इनपुट्स है, बाकी की जो इनपुट सर्विसेज है, उन सब का आपको रिफंड मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट ये 0.1% जो आपने पे किया उसका भी रिफंड आपको मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर, डन। आइए सर, रूल नंबर 96 बोलता है क्या, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, सर्विसेज एक्सपोर्ट किया और उस पर आपने बॉन्ड साइन नहीं किया, एलयूडी साइन नहीं किया, तो आपने आईजीएसटी पे किया। अब अगर आपने आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया है, तो जो आपने आईजीएसटी पे किया उसका आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसीजर इसमें कि जो आपने सर जीएसटी 1 फाइल किया होगा उसको मैच करेगा डिपार्टमेंट, वहां से आपने जब कस्टम में शिपिंग बिल फाइल किया होगा ना बेटा, तो शिपिंग कस्टम का जो कस्टम पोर्टल है बेटा,
कस्टम का जो आइस गेट वाला पोर्टल है ऑनलाइन बेटा, और यहाँ से जीएसटी पोर्टल है, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं बेटा। यहाँ से जीएसटी वन का डेटा वहाँ फैच होता है बेटा, वहाँ से कंफर्मेशन आता है कि यस एक्सपोर्ट हुआ है। इधर से अगर आपने जीएसटी 3B फाइल किया हुआ, वैलिड रिटर्न फाइल किया हुआ है, आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन करवा रखा है, क्लियर, और सर आपका गुड्स जो वो एक्चुअली एक्सपोर्ट हो चुका है, जो ईजीएम फाइल करता है ना सर, पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस, उसमें आपका शिपिंग बिल नंबर मैच हो जाना चाहिए बेटा, क्लियर। तो ऐसे केस में योर केस विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड, और आपको रिफंड मिल जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा, और ये बहुत ईजी स्टेप होता है बेटा। रूल नंबर 89 में जब रिफंड के लिए अप्लाई करता हूं ना बेटा, आईटीसी के रिफंड के लिए बेटा, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आती है रिफंड में। यहां बहुत इजी प्रोसेस है, यहां तो डायरेक्ट रिफंड मिलता है ऑटोमेटिक बेटा, क्लियर। तो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स इनफैक्ट ये वाला एक्सपोर्ट भी, ये वाला रिफंड के लिए भी अट्रैक्ट होते हैं और इस पे रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं बच्चों, क्लियर। और हाँ, और सर डिपार्टमेंट लगता है कि रिफंड विथहोल्ड कर देना चाहिए बेटा आपका, सर किसी देयर आर मल्टीपल रीजंस, तो ऐसे केस में रिफंड विथहोल्ड कर देंगे, रिफंड विथहोल्ड किया है तो ऐसे केस में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, और फिर रूल नंबर 89 का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा टू गिव यू द रिफंड। पर हाँ सर, ये 3 केस ऐसे हैं जहां पर आप आपके एक्सपोर्ट पर आईजीएसटी पे करके रिफंड ले ही नहीं सकते, मतलब वहां पे तो अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूटी ही आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वो 3 केस कौन कौन से सर? फर्स्ट, रिसीट ऑफ सप्लाईज अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट, अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ऐसा लिया जिसमें डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट लिया हुआ है एक्सेप्ट कैपिटल गुड्स, क्लियर, अंडर ईपीसी स्कीम, तो ऐसे केस में आप अंडर कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूटी ही एक्सपोर्ट करिए और आईटीसी जो लिया उसका रिफंड लीजिए बेटा। सेकंड, सप्लाईज ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाईज अंडर 0.1% वाला कंसेशन बेटा, अगर 0.1% याद है बेटा, 0.1% वाला आपने परचेज किया और डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया आपने, तो ऐसे केस में आप बॉन्ड या एलयूटी सेंड करके एक्सपोर्ट करिए और 0.1% का रिफंड लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। या इंपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी या जीएसटी कंपनसेशन सेस इफ इंपोर्टेड बाय ईओयू या एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर या ईपीसीसी होल्डर ने अगर इंपोर्ट किया एक्सेप्ट कैपिटल गुड्स, तो ऐसे केस में बस वो बॉन्ड या एलयूटी सेंड करके एक्सपोर्ट करे और आईटीसी जो भी दूसरा इनपुट सर्विस का लिया उसका रिफंड ले ले, बाकी उसको आईजीएसटी पे करके रिफंड लेने का ऑप्शन नहीं है, क्लियर, डन। सर अब आइए क्या रूल नंबर 96A, सर एलयूटी है बॉन्ड, सरकार गवर्नमेंट ने सबके लिए ही एलयूटी अलाउ कर दिया, बोल दिया क्या एक्सपोर्ट करने से पहले ही आप क्या कर दो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन कर दो, कुछ नहीं है, कॉमन पोर्टल पर जाएंगे, एक फॉर्म दे रखा है वो साइन किया, भारत माता की जय, क्लियर। और हाँ, पर अगर किसी एसएससी का जीएसटी में, सीजीएसटी में, आईजीएसटी में, एसजीएसटी में या एग्जिस्टिंग लो मतलब एक्साइज वगैरह में प्रोसिक्यूशन चल रहा है ऑफ द टैक्स इवेजन एक्सीडिंग ₹2.5 करोड़, तो ऐसे केस में उसके लिए बॉन्ड ही है, एलयूटी का ऑप्शन नहीं है, बाकी सबके लिए एलयूटी का ऑप्शन है। अच्छा, बॉन्ड एलयूटी में लिखेंगे क्या? ये लिखेंगे कि सरकार जो मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं वो रिमूव करने के 3 महीने के अंदर मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, या फिर जो सर्विसेज मैंने एक्सपोर्ट करी है सर उसका पेमेंट मेरे को 1 साल के अंदर आ जाएगा, क्लियर। अगर वो 1 साल में पेमेंट नहीं आया तो जब वो 1 साल एक्सपायर होगा उसके 15 डेज में, या फिर गुड्स अगर मैंने 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट नहीं किया तो उसके 15 डेज में जो आपने टैक्स मेरा एग्जाम किया है बॉन्ड या एलयूटी की वजह से वो मैं पे करूंगा अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, भारत माता की जय, क्लियर, डन। सर रूल नंबर 96 भी बोलता है रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी और आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। देखो सर्विसेज को तो एक्सपोर्ट तभी मानते हैं जब पेमेंट रिसीव होता है, पर सर गुड्स के केस में आपने गुड्स टेकिंग फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट का बेनिफिट आपने ले लिया और विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुआ कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो ऐसे केस में वो टाइम लिमिट जब एक्सपायर होगा उसके 30 दिन के अंदर आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपको नोटिस आ जाएगा कि साहब टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रिलेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, सर आप वो जो अमाउंट आपको हमने रिफंड दिया था वो हमको वापस से पे करें अलोंग विद द इंटरेस्ट विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड। हाँ है ना बेटा, नहीं तो आपके अगेंस्ट सेक्शन नंबर 73 और 74 का प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगा, क्लियर। पर अगर आरबीआई से वे ऑफ लिया है ऑन मेरिट्स कि सर ठीक है पैसा डूब गया कोई बात नहीं जाने दे, तो ऐसे केस में वो रिफंड रिकवरी नहीं करेंगे, क्लियर। और हाँ, अगर मान लो एक बार आपसे रिकवरी हो गया और बाद में सब्सिक्वेंटली आपको सेल प्रोसीड्स रियलाइज हो गया, सर आरबीआई ने टाइम लिमिट एक्सटेंड करी, उस टाइम लिमिट के अंदर पैसा आ गया, तो ऐसे केस में जिस दिन वो सेल प्रोसीड आपको रिसीव हुई है उसके 3 महीने के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर देना, जितना अमाउंट आपको रिकवरी हुआ है उतना प्रोपोर्शनल रिफंड के लिए अप्लाई कर देना और आपको रिफंड मिल जाएगा, भारत माता की जय, क्लियर, डन। इंपोर्ट बाय एसईजेड, सर अगर कोई भी एसईजेड यूनिट या डेवलपर ने अपने ऑथराइज ऑपरेशन के लिए कोई भी गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट करी है तो उस पर आईजीएसटी डायरेक्ट क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोकल मार्केट से लेते तो भी जरूरी सप्लाई था, इसलिए इंपोर्ट करने पे जीएसटी डायरेक्ट एग्जाम कर दिया बेटा। अब रिफंड ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 77(1) और सेक्शन 19(1) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, सर ये दोनों सेक्शंस और ये रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 1 और ये सर्कुलर में साथ में पढ़ा रहा हूं बेटा आपको। सर बहुत सिंपल बेटा, अगर मान लो आपने किसी इंट्रास्टेट सप्लाई पर गलती से इंटरस्टेट मानते हुए आईजीएसटी पे कर दिया, क्लियर, तो सर सबसे पहली बात तो ये कि आपको करेक्ट हेड में सीजीएसटी और एसजीएसटी में टैक्स पे करना पड़ेगा, और जिस दिन वो करेक्ट हेड में टैक्स पे कर दिया है उसके 2 साल में आप वो आईजीएसटी का रिफंड लेके आ सकते हो। अच्छा,
आप जब करेक्ट हेड में टैक्स पे करेंगे तब आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने रॉन्ग हेड में टैक्स तो पे किया था ना यार। सेकंड थिंग सर, वाइस वर्सा सेम सेक्शन, अगर आपने किसी इंटरसेट सप्लाई पे सी और एस पे कर दिया जबकि क्या पे करना था आईजीएसटी, तो पहले आप आईजीएसटी पे करिए, मतलब पहले करेक्ट हेड में टैक्स पे करो और उसके बाद रॉन्ग हेड में जो टैक्स पे किया उसका रिफंड लेके आओ। और यहां सर्कुलर ने बोला क्या कि जो रॉन्ग हेड में आपने टैक्स पे किया सर उसके बाद उसका रिफंड आपको मिलेगा, पर कब? पहले करेक्ट हेड में आप टैक्स पे करिए और करेक्ट हेड में जब टैक्स पे किया उसके 2 साल के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब सर कोई आपने गलती करी थी, इंटरेस्ट सप्लाई पे आईजीएसटी पे कर दिया या वाइस वर्सा, तो ऐसे केस में सब्सिक्वेंटली इट वाज हेल्ड कि नहीं आपने गलती करी, ये सब्सिक्वेंटली हेल्ड किसने किया? तो सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं, भले ही असेसी ने हिमसेल्फ खुद से गलती रियलाइज हो गई या सर डिपार्टमेंट ने किसी प्रोसीडिंग में ये बताया कि साहब आपने गलत टैक्स पे किया, गलत हेड में टैक्स पे किया है, तो कोई बात नहीं, जिस दिन करेक्ट हेड में टैक्स पे करेगा उसके 2 साल में रॉन्ग हेड वाले टैक्स का रिफंड लेके आ जाइए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई इंटरेस्ट हम आपसे रिकवरी नहीं करेंगे, पर रॉन्ग हेड में जो टैक्स पे किया सर उसका रिफंड तभी मिलेगा जब पहले आप करेक्ट हेड में टैक्स पे करो। क्लियर? डन। भारत माता की जय। सर आइए, सर रिफंड का मोटा मोटी टॉपिक खत्म हो चुका है, अब आइए कुछ सर्कुलर्स और है वो भी देख लेते हैं हम। सर रिफंड इन केस ऑफ इन सर्टेन केसेस, सर इलेक्ट्रॉनिक कैश जब रिफंड के लिए आप अप्लाई करते हो तो सर यहाँ पर जैसे हमने बताया ना रिलेवेंट डेट से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना, यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम लिमिट बेटा। क्लियर? देयर इज नो टाइम लिमिट एप्लीकेबल फॉर रिफंड फ्रॉम कैश लेजर। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कोई टाइम लिमिट नहीं होती क्योंकि अपने ई वॉलेट बेटा। सेकंड सर, अगर आपने सर इलेक्ट्रॉनिक कैश से रिफंड के लिए अप्लाई किया तो देयर इज पता है 2 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट होता है तो सीए का सर्टिफिकेट या 2 लाख या उससे कम है तो सेल्फ डिक्लेरेशन। कैश लेजर तो क्या अपना ई वॉलेट बेटा, उससे कोई रिफंड के लिए अप्लाई करते हो कोई सर्टिफिकेट या कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर कभी भी टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट किया है, हम है मान लो सप्लायर, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने टीडीएस काटा है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस कलेक्ट किया है, उसने जब रिटर्न सबमिट किया होगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट आ जाता है बेटा। अब वो जो टीडीएस टीसीएस का अमाउंट है वो टीडीएस टीसीएस का अमाउंट हमारे कैश लेजर में आ चुका ना बेटा, अब वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। अब हमारी हम लायबिलिटी पे करने के लिए उस कैश लेजर को यूज करें या हम किसी भी पर्पस के लिए उसको यूज करें, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, या हम चाहे तो उसका रिफंड ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस है, हमारा ई वॉलेट। भारत माता की जय बेटा। क्लियर? एक और बात सर, डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में जब रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है 2 साल में अप्लाई करना होता है। 2 साल कब से बेटा? मैं आपको बता चुका हूं, भले रेसिपिएंट रिफंड के लिए अप्लाई करे या सप्लायर रिफंड के लिए अप्लाई करे, जो सप्लायर था उसने उस डिम्ड एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो रिटर्न फाइल किया था वो रिटर्न जब फाइल किया वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करो, भले सप्लायर रिफंड के लिए अप्लाई करे या रेसिपिएंट रिफंड के लिए अप्लाई करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार आइए, अब डिम्ड एक्सपोर्ट रिगार्डिंग एक 2 सर्कुलर था, उसमें 2 इशू थे। सबसे पहली बात तो ये, डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में जब 2 ऑप्शन है, सप्लायर रिफंड के लिए अप्लाई करे या रेसिपिएंट रिफंड के लिए अप्लाई करे। जब रेसिपिएंट रिफंड के लिए अप्लाई करा था तो प्रैक्टिकली जीएसटी पोर्टल पे एक इशू आ रहा था, प्रैक्टिकल इशू क्या था बेटा कि वो रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा था, रिफंड के लिए अप्लाई करता था तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अमाउंट डेबिट हो रहा था बेटा। तो सर डिपार्टमेंट ने जस्ट टू इसकी फंक्शनलिटी जब तक नहीं बन जाती तब तक डिपार्टमेंट ने टेम्पररी अलाउ किया, क्या एक काम करो, जितना आप रिफंड के लिए अप्लाई करो उतना पहले आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट क्रेडिट कर दो और फिर जब रिफंड के लिए अप्लाई करो तो उतना अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट कर देना बेटा। तो जस्ट टू स्मूथन द प्रोसेस ऑफ रिफंड इन्होंने वो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करवाया और फिर वहां से डेबिट करा के रिफंड करवा दिया। अब पॉइंट आता है क्या, पॉइंट इश्यू नंबर 1 आता है क्या, रूल नंबर 42-43 जब हम पढ़ते हैं बेटा तो रूल नंबर 42-43 के अंदर हम प्रोपोर्शनल आईटीसी रिफंड रिवर्स करते बेटा। तो ये डिम्ड एक्सपोर्ट का जो रेसिपिएंट है उसने जो आईटीसी अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट करा था जस्ट टू क्लेम द रिफंड, तो क्या उसको भी आईटीसी अवेल्ड मानेंगे? आंसर इज नो। क्लियर? सेम वे सर, जब हम अभी हमने रिफंड के फॉर्मूले पढ़े, आईटीसी के रिफंड के फॉर्मूले पढ़े, नेट आईटीसी का अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एज वेल एज अंडर जीरो रेट सप्लाई, तो सर वहां पे जब आईटीसी का रिफंड लेते हैं तो वहां पे नेट आईटीसी से हम कैलकुलेशन करते हैं कि करंट पीरियड में कितना आईटीसी आपने अवेल किया। तो क्या ये जो डिम्ड एक्सपोर्ट के रेसिपिएंट ने जो आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट क्रेडिट किया जस्ट टू क्लेम द रिफंड, क्या उसको भी नेट आईटीसी अवेल्ड मानेंगे? आंसर इज बिग नो। क्लियर? क्योंकि वो आईटीसी अवेल्ड है ही नहीं। क्लियर? डन। ये सर्कुलर था बच्चों। आइए सर, एक लास्ट सर्कुलर बचा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन जब रिफंड के लिए अप्लाई करता तो उस केस में क्या सिस्टम रहेगा, तो मैं आपको समझाता हूं बच्चा। सिंपल सी बात, जैसे मान लो कोई बिल्डर है बेटा, उसको आपने 10 करोड़ रुपए दिए फ्लैट के लिए बेटा, अरे हाँ जी इतना बड़ा फ्लैट आप बुक कराएंगे सर, जल्दी से ये बन जाओ आप। सर अब जब आप फ्लैट बुक करा रहे हो, आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दिया और मान लो किसी वजह से वो प्रोजेक्ट डिले हो गया या किसी भी कारण से प्रोजेक्ट फेल हो गया या किसी भी कारण से वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है और उसने टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूरी नहीं करी, आप उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब बिल्डर को बोला भाई साहब रिफंड दो, अब हमने 10 करोड़ रुपए उसको एडवांस दिए थे तो उस एडवांस पे उसने जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया, मान लो 10 करोड़ प्लस 18%, 18 मान लो 18% था रेट जो भी था सर, रेट ऑफ टैक्स जो भी था वो आपने पे किया बेटा। क्लियर? अब सर 10 करोड़ प्लस 18% मान लो 1 करोड़ 80 लाख रुपया,
मतलब आपने 11 करोड़ 80 लाख रुपए उसको पे किया, उसमें से 1 करोड़ 80 लाख रुपए इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्लियर? अब बचा कितना बेटा? 10 करोड़ रुपए। अब 10 करोड़ उसके पास है बेटा। अब मान लो कल को प्रोजेक्ट सही नहीं चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुल मिला के आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और आपने बोला क्या ठीक है साहब आपको रिफंड चाहिए, ये 10 करोड़ रुपए रिफंड ले जाओ। आप मतलब भाई मैंने तो आपको 10 करोड़ प्लस जीएसटी का अमाउंट दिया ना, तुम मेरे को रिफंड 10 करोड़ क्यों दे रहे हो? तो वो बोलेगा भाई साहब आपने जो टैक्स दिया था ना उसमें, वो टैक्स मैंने गवर्नमेंट को पे किया, मेरे पास नहीं है वो, तुम जाओ उससे रिफंड लेके आओ। हम बोलेंगे भाई ये तो क्या लूट गया मैं तो सर ऐसे केस में क्या सिस्टम चलेगा? पहली बात तो ये इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि सर अगर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट नहीं निकला है, अच्छा क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट कितना होता है बेटा? अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है ना सप्लायर बेटा। सर फाइनेंशियल खत्म होने के बाद फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है। तो वो बिल्डर अगर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम नहीं निकला है तो वो बिल्डर क्रेडिट नोट इश्यू करेगा पूरे अमाउंट का इंक्लूडिंग टैक्स, और जितना अमाउंट का उसने क्रेडिट नोट इश्यू किया उसमें जो टैक्स का अमाउंट है उसका वो गवर्नमेंट से रिफंड लेके आ जाएगा और वो आपको पेमेंट कर देगा अलोंग विद द रिफंड ऑफ टैक्स। क्लियर? डन। तो वहां कोई तकलीफ नहीं। पर जहां पे टाइम लिमिट टू इश्यू द क्रेडिट नोट निकल चुका है और कस्टमर जो अनरजिस्टर्ड बेचारा सर उसका टैक्स का अमाउंट तो फंस गया, अब बिल्डर बोलता है क्या क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम निकल चुका, गवर्नमेंट तो मेरे को टैक्स का रिफंड देगी नहीं, तो मैं आपको रिफंड कैसे दूं? मैं तो आपको नेट 10 करोड़ या जो भी प्रोपोर्शन अमाउंट रिफंड दे रहा हूं वही दे पाऊंगा, टैक्स का रिफंड तो नहीं दे पाऊंगा साहब। तो ऐसे केस में हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को यह अधिकार दे दिया कि यस तुम रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बोलता है जो बर्डन बोन करता है उसका रिफंड देंगे हम, हमें क्या दिक्कत है सर? तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा? तो यहां पे इस सर्कुलर ने डिफाइन किया, इसमें रूल्स भी दे रखे, मैंने सब मर्ज करके सिंगल जगह पे दे रखा आपको बेटा। यहां बोल दिया क्या? अच्छा एक एग्जांपल तो बिल्डर का था, एक और एग्जांपल मान लो आपने लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसमें लमसम प्रीमियम आपने वन टाइम ही पे कर दिया अपफ्रंट और बाद में किसी कारण से वो पॉलिसी आप कंटिन्यू नहीं करते हो और उसमें जो रेसिडुअल वैल्यू है, रेसिडुअल पीरियड बचा है, उसके लिए आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिफंड ले रहे हो पॉलिसी में प्रीमियम जो पे किया और उसमें भी क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम निकल चुका, तो ऐसे केस में जो जीएसटी पूरे अमाउंट में पे हो चुका उसका रिफंड कैसे होगा? तो सेम सिस्टम बेटा। ये तो केवल एग्जांपल्स है। तो जब अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई करेगा तो पहली बात तो ये जिस स्टेट में वो सप्लायर वाज रजिस्टर्ड इन जीएसटी उस स्टेट में उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को टेम्पररी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसको अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, अपने पैन नंबर के बेस पे वो जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करेगा, वो अपना बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करेगा और बैंक अकाउंट नंबर सर उसका खुद का होना चाहिए, उसके नाम पे होना चाहिए और वही बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें उसको रिफंड चाहिए बेटा। क्लियर? अब सर वो सबसे पहले तो क्या करेगा बेटा? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा और वो रिफंड ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में एक फॉर्म दे रखा, फॉर्म वही नॉर्मल फॉर्म नंबर जीएसटी RFD 01 के फॉर्म में अप्लाई करेगा रिफंड के लिए बेटा। अच्छा अब सुनना बात को ध्यान से, उसने मान लो मल्टीपल सप्लायर से सप्लाईज ले रखी थी और सबके केस में उसकी किस्मत खराब और जिंदगी बर्बाद, सारे ही केस में रिफंड के लिए बात आ रही है। तो जिन जिन स्टेट में उनके सप्लायर रजिस्टर्ड है उन स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेंगे बेटा। क्लियर? और सबके रेस्पेक्ट में उसको सेपरेट एप्लीकेशन रिफंड फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर? सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैव टू बी फाइल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस इशूड बाय डिफरेंट सप्लायर्स बेटा। और हर उस स्टेट में जहां पे वो रेस्पेक्टिव सप्लायर्स, मान लो एक फ्लैट मैंने यहाँ बुक कराया कहीं और बुक कराया तो वो किसी और स्टेट में लोकेटेड था, दूसरा जो बिल्डर था वो किसी और स्टेट में था, तो मेरे को दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सेपरेटली बेटा और सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन में मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर? आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, फॉर्म नंबर जीएसटी RFD 01 के थ्रू फाइल करना पड़ेगा बेटा मेरे को। क्लियर? अब साहब मैंने क्रेडिट नोट के बारे में आपको बात बता चुका हूं मैं कि जहां क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम बाकी बचा है तो वहां पे रिफंड का प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है, वहां पे क्रेडिट नोट के थ्रू ही काम होगा बेटा। क्लियर? अब डॉक्यूमेंट्स क्या फाइल करना पड़ेंगे? अब सर अनरजिस्टर्ड पर्सन जो रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है, सर पहले उसको प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि भाई मैंने टैक्स पे किया है, और जैसे बिल्डर है, मैंने बिल्डर को टैक्स पे किया और बिल्डर ने आपको टैक्स पे किया है और बिल्डर ने आपको जो टैक्स पे किया उसका वो कभी रिफंड नहीं लेगा। क्लियर? कोई क्रेडिट नोट इशू नहीं तो ना तो उसने क्या ना वो करेगा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? ये सब उसको लेना पड़ेगा, इसलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या सबमिट करेगा? स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द इनवॉइसेज। क्लियर? इनवॉइस में नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्स पेड, डिटेल्स ऑफ द पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिफंड इज बीइंग क्लेम्ड अलोंग द कॉपी ऑफ सच इनवॉइसेज, प्रूफ ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द बिल्डर। अरे भाई मैंने पेमेंट जो किया उसका बिल्डर को उसका एविडेंस, बिल्डर एक एग्जांपल है बेटा। क्लियर? कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद द सप्लायर फॉर सर्विस, लेटर इशूड बाय द सप्लायर फॉर कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। और हाँ सर आपको पता है रेसिपिएंट को रिफंड के लिए अप्लाई करना विद इन 2 ईयर्स। 2 ईयर कब से? रिलेवेंट डेट में लिखा है क्या? जिस दिन उसने गुड्स और सर्विस बहुत रिसीव किया। अब सर यहाँ पे रिसीव तो हुआ ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पहले कैंसिल हो गया, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, जिस दिन का लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करेगा वो अनरजिस्टर्ड पर्सन बेटा। ये रिलेवेंट डेट फॉर फाइलिंग द रिफंड। क्लियर? प्लस अब सर ये सारे डॉक्यूमेंट वो अटैच करेगा, प्लस एक सर्टिफिकेट भी लेके आएगा सप्लायर से टू द इफेक्ट दैट उसमें लिखेगा सप्लायर, जैसे बिल्डर है, बिल्डर लिखेगा कि मैंने ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट को पे किया है। क्लियर? इसका मैंने कोई रिफंड नहीं लिया, ना मैंने क्रेडिट नोट इश्यू किया, ना मैं रिफंड लूंगा बेटा इसका, हाँ है ना बेटा? ये सब कुछ वो लिखेगा और यहाँ पे वो लिखेगा क्या?
कि ये सप्लाई, ये रेसिपेंट है, इसने बर्डन बोन किया, इसको रिफंड दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड कितना बेटा 1000, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर। सर RFD 01 के क्लेम में जिस तरह से रजिस्टर्ड पर्सन के लिए एप्लीकेशन फॉर रिफंड होती है वही एप्लीकेशन के लिए बेटा, और सेम वे प्रोसेस की जाएगी, इसके अकाउंट में रिफंड दिया जाएगा। पर हाँ एक लास्ट बात और है बच्चों, अगर मान लो सर बिल्डर को अपने 10 करोड़ रुपए दिए थे प्लस टैक्स, अब रिफंड वो जो दे रहा है इस पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो केवल 7 करोड़ ही दे रहा है बेटा, तो रिफंड आपको 7 करोड़ मिला है बेटा, मतलब 70% रिफंड मिला, तो जीएसटी जो गवर्नमेंट को पे हुआ है उसका 70% ही रिफंड मिलेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ऑब्वियसली बच्चों। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन का रिफंड का सर्कुलर भी खत्म होता है अब, और इसी के साथ पूरा चैप्टर ऑफ रिफंड भी खत्म होता है अब। कर हर मैदान फतेह, ये हर मैदान आपकी फतेह होगी, ये हर जीत आपकी होगी, पर जीत आपकी तभी होगी जब आपने अपने आप में विश्वास रखा है, और पूरा विश्वास रख के आपने पूरा दम लगा दिया है, आपने पूरी पढ़ाई करी है, पूरा माहौल बना दिया है, एंड यस डेफिनेटली योर पेरेंट्स, योर लव्ड वंस विल बी प्राउड ऑफ यू। बस लगा दो अपना पूरा दम, और सर लाना है एग्जामिशन माहौल के साथ। वी ऑल आर विथ यू, माय ऑल प्रेयर्स आर फॉर यू। सरकार अगर मजा आ गया हो तो कमेंट में माहौल लिख देना, एंड सर आई विल बी हैप्पी इनफ। सरकार ऑल द बेस्ट, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, लव यू लॉट, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू यू ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट, माहौल।